Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition, Strength of Material Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं लेके आया हूं और वो टॉपिक है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये मैथमेटिकल टॉपिक है जिसमें बेसिकली इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से लेंदियर होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफ्लेक्शन। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आपको समझना होगा व्हाट इज डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन में आने से पहले आपको यह समझना होगा कि बीम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा स्टिफनेस क्राइटेरिया। राइट, हमारे पास दो क्राइटेरिया है। बीम को डिजाइन अगर करना है अपने को, तो बीम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड दूसरा है डियर स्टूडेंट हमारा स्टिफनेस क्राइटेरिया। सो डियर स्टूडेंट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कहता है कि बीम को बेसिकली बीम की जो स्ट्रेंथ है, बीम की स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि वो shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सके। सो बीम की जो स्ट्रेंथ है वो बेसिकली उसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट हो रहा है और जो shear स्ट्रेस एक्ट हो रहा है उसको रेजिस्ट कर सकता है या उसको बेसिकली क्या कर सकता है, काउंटर कर सकता है। उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। मींस इसमें हम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बेंडिंग और shear स्ट्रेस टाउ, ये दो बेसिकली हमारे लिए कंसीडरेशन पॉइंट होता है जिसको हम लेके फिर बीम को डिजाइन करते हैं। और स्टिफनेस क्राइटेरिया में डियर स्टूडेंट हम बीम के डिफ्लेक्शन को कंसीडर करते हैं। मींस बीम इतना स्टिफ एनफ होना चाहिए जिससे कि वो डिफ्लेक्शन को बेसिकली रेजिस्ट करे, और यू कैन से कि डिफ्लेक्शन एक परमिजिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इतनी स्टिफनेस उसके अंदर होनी चाहिए। सो स्टिफनेस क्राइटेरिया बेसिकली बेस्ड किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन। सो ये दोनों क्राइटेरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला हमने ऑलरेडी देख लिया था, हमने जो बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, shear स्ट्रेस इन बीम, इन सब में बेसिकली टोटल जो एनालिसिस है वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ही है। अब हम स्टिफनेस क्राइटेरिया जो कि प्योरली डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है इसको देखेंगे। स्टिफनेस का मतलब ही होता है, स्टिफनेस का मतलब होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। राइट, सो लोड अपॉन डिफ्लेक्शन। तो हमारा ये जो डिफ्लेक्शन है ना डियर स्टूडेंट, ये डिफ्लेक्शन विद इन लिमिट होनी चाहिए। ये अगर ज्यादा होगी तो हमारा बीम फेल माना जाएगा। तो हमें बेसिकली डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिजाइन करना है एंड दैट इज कॉल्ड स्टिफनेस क्राइटेरिया। और स्टिफनेस क्राइटेरिया में डिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही हमें आज अंडरस्टैंड करना है। राइट, सो सबसे पहले हमें यह देखना है डियर स्टूडेंट कि डिफ्लेक्शन होता क्या है। सो सबसे पहले अगर हम एक बीम लेते हैं, लेट्स से ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम पे ऊपर से लोड लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये डाउनवर्ड इस टाइप से डिफ्लेक्ट होगा। डाउनवर्ड ये कर्व जैसा, ये बेसिकली ये बीम जो कि शुरू में स्ट्रेट था, अंडर दिस लोड इन्फ्लुएंस W ये बेसिकली ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लैटरल शिफ्ट है डियर स्टूडेंट, ये जो लैटरल शिफ्ट है ना, इसी को हम बेसिकली ये जो लैटरल शिफ्ट है इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। तो क्लियर है, और इस डिफ्लेक्शन को हम Y से डिनोट करेंगे डियर स्टूडेंट। क्लियर है कि ये डिफ्लेक्शन बीम के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। राइट, यहां पे ये वैल्यू है, ये है, फिर ये है, यहां पे हर जगह पे अलग अलग वैल्यू है, यहां पे भी अलग है, यहां पे भी अलग है, यहां अलग है। सो यहां से क्लियर है कि हमें बेसिकली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को बेसिकली फोकस करना है। हमारे लिए जो मेन कंसीडरेशन है वो होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन को आप क्या बोल सकते हो, लैटरल डाउनवर्ड जो डिस्टेंस मूव कर रहा है, लैटरल मूवमेंट हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन जस्ट एक डिस्टेंस है और ये डिफ्लेक्शन बेसिकली इस स्टिफनेस क्राइटेरिया में परमिजिबल वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बोला जाता है कि
इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कि स्पैन अपॉन 325, स्पैन अपॉन 325 ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो y शुड नेवर बी ग्रेटर देन स्पैन अपॉन 325, और यू कैन से y शुड नेवर बी ग्रेटर देन, अगर मान लो l लेंथ है सो l अपॉन 325. अगर मैं ये सिंपली सपोर्टेड बीम का ये लेंथ l ले लूं तो L बाय 325 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए डिफ्लेक्शन, अदरवाइज वो उसको फेल मानेंगे. तो स्टिफनेस क्राइटेरिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विच इज डिफ्लेक्शन, जिसको हम कंसीडर करते हैं, इसी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. सो डिफ्लेक्शन अंडरस्टैंड हो गया डियर स्टूडेंट. नाउ यहां पे एक स्लोप वर्ड भी होता है, राइट. स्लोप, स्लोप क्या होता है डियर स्टूडेंट? अगर आप स्लोप की बात करोगे तो बीम पे जब हम लोड लगाते हैं और बीम एक बार ये जो कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, ये जो कर्व में कन्वर्ट हो जाता है, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट अब बीम के ओरिजिनल पोजीशन के साथ, अगर मैं एक दूसरे डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे मान लो सेंट्रल लोड लग रहा है, ये डिफ्लेक्ट होके ऐसा हो गया, राइट. तो ये तो हमारा डिफ्लेक्शन हो गया. अगर हम जस्ट एक डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये हमारा y क्या हो गया? डिफ्लेक्शन. और मुझे अगर किसी भी पॉइंट के बीम ये बेसिकली बेंट अप बीम है, इस बेंट अप बीम के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो इस पॉइंट पे मुझे स्लोप जानना है, फाइंड करना है, तो यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस कर्वेचर पे, इस कर्व पे. ये टेंजेंट बीम के ओरिजिनल पोजीशन के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लो ये आई बना रहा है, तो इसी आई का जो टैन होगा ना, टैन आई, ये टैन आई को ही बेसिकली हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं डियर स्टूडेंट. इसको क्या बोलते हैं? स्लोप, राइट. सो चूंकि आई की वैल्यू बहुत कम होती है तो टैन आई को हम आई भी बोल सकते हैं. सो बिकॉज I is very less, so therefore tan I को हम बेसिकली I बोल सकते हैं, और I फिर किस में हो जाएगा? रेडियन में हो जाएगा. I किस में हो जाएगा? रेडियन में हो जाएगा डियर स्टूडेंट. तो I को अब हम फाइनली क्या बोलेंगे? स्लोप बोलेंगे. I is our slope और Y is our डिफ्लेक्शन. ऑब्वियस है कि बीम के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप और अलग अलग डिफ्लेक्शन है. मींस एक स्लोप और एक डिफ्लेक्शन नहीं है. बीम के हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे, डिफ्लेक्टेड बीम के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग स्लोप और डिफ्लेक्शन है. तो हमारे लिए जो मेजर कंसिडरेशन होता है वो मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. तो ये स्लोप और डिफ्लेक्शन में हमारे लिए बेसिकली कंसिडरेबल पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. तो ये चीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है जब हम बीम को डिजाइन करते हैं स्टिफनेस क्राइटेरिया से. ऑल्दो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर डिजाइन को वैलिडेट करना चाहोगे तो उस पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना होगा. तो हम इस चैप्टर में हर एक किसी भी पॉइंट पे स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने का तरीका अंडरस्टैंड करेंगे, और एट द सेम टाइम कुछ स्टैंडर्ड केस में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहां पे अकर होता है और उसकी वैल्यू क्या है, इसको लर्न करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट. सो एक और चीज आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट, इस स्लोप को, ये आई को बेसिकली हम dy बाय dx भी बोल सकते हैं, राइट. सो आई बेसिकली हमारा क्या है? dy बाय dx, और y क्या है? डिफ्लेक्शन है. सो आई हमेशा रेडियन में होता है और y टिपिकली mm में होता है. तो ये हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन है. नाउ इसका एक साइन कन्वेंशन भी होता है डियर स्टूडेंट. व्हाट इज साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन का मतलब है कि हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कई बार पॉजिटिव लेते हैं, कई बार नेगेटिव लेते हैं. तो ये साइन कन्वेंशन क्या है? ये साइन कन्वेंशन फिक्स नहीं है, बट आप बुक टू बुक वेरी करता है. बट यहां पे हम जो साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेंगे, राइट. डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, हमारा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा. मतलब हमारा अगर बीम मान लो ऐसा है और अगर बीम डिफ्लेक्ट होकर डाउनवर्ड ऐसे आया, तो ये जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस, ये जो y होगा, ये y नेगेटिव होगा, राइट.
ये y हमारा नेगेटिव होगा। सो यूं कह सकते हो आपकी सैगिंग अगर बीम की बेंडिंग सैगिंग हो रही है तो सैगिंग में हमेशा हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन लेते हैं, राइट। सैगिंग में हमारा नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। और अपवर्ड डिफ्लेक्शन बीम का ओरिजिनल पोजीशन ये है, और मान लो कई बार प्रॉपिंग वगैरह करते हैं तो इस टाइप से बीम बेंड हो जाता है, मान लो इस टाइप से, तो ऊपर की तरफ ये वाला जो डिफ्लेक्शन है डियर स्टूडेंट, ये y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। या यूं कह सकते हो कि जो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में जब हम लोड लगाते हैं तो हमारा बेसिकली ओके, सो प्रॉपिंग के केस में मोस्टली ये y हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या होगा, जनरली हमारे मोस्ट ऑफ द केस में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही होगा। सो अपवर्ड डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, जो कि प्रॉपिंग के केस में होता है। तो ये तो डिफ्लेक्शन का साइन कन्वेंशन है। और स्लोप का साइन कन्वेंशन क्या है, ये तो y का हो गया। स्लोप का साइन कन्वेंशन होता है डियर स्टूडेंट, स्लोप मींस I का जो साइन कन्वेंशन है वो ये है कि अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप अगर आप फाइंड कर रहे हो तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट बीम के ओरिजिनल पोजीशन के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो नेगेटिव है, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है तो पॉजिटिव है। जैसे मान लो ये बीम है और बीम डिफ्लेक्ट होके इस टाइप से हो रहा है, तो इस पॉइंट पे मुझे अगर स्लोप निकालना है तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। तो बीम के ओरिजिनल पोजीशन, बीम का ओरिजिनल पोजीशन ये है, तो इसके साथ ये ऐसे एरो, ये एंगल बना रहा है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो आई होगा ना, यहाँ पे आई जो होगा, ये आई होगा नेगेटिव आई। लेकिन अगर बीम के इस पॉइंट पे मुझे आई निकालना है, स्लोप निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो बीम के ओरिजिनल पोजीशन के साथ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, तो यहाँ का आई क्या माना जाएगा हमारा, यहाँ पे आई पॉजिटिव। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये बेसिकली आपको एज्यूम करके एक चलना होता है। तो स्लोप में हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज विद बीम ओरिजिनल पोजीशन, टेंजेंट at any point tangent making anti-clockwise with anti-clockwise angle with beam original position taking as reference, मतलब वहीं से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन taking as reference, तो ये हमेशा हमारा होगा नेगेटिव। मतलब बीम के ओरिजिनल पोजीशन को रेफरेंस मानेंगे, और जब भी एंगल फाइंड करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन से फाइंड करेंगे, ओरिजिनल पोजीशन को रेफरेंस लेके फिर आगे की तरफ फाइंड करेंगे। यहां पे भी ओरिजिनल पोजीशन से ऐसे फाइंड करेंगे, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो होगा नेगेटिव। और दूसरा, एट एनी पॉइंट टेंजेंट मेकिंग clockwise angle with beam original position taking as reference, that will be obviously positive, right? So कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमारे इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर से जो लेफ्ट में जितने पॉइंट्स हैं, सेंटर से लेफ्ट में जितने पॉइंट्स हैं, सबका आई क्या आएगा, पॉजिटिव, और राइट साइड वाला आई क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसा कह सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे राइट साइड में तो वो एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, बट लेफ्ट साइड वाला सारा क्लॉकवाइज बनाएगा। तो लेफ्ट साइड वाले, सेंटर से लेफ्ट साइड वाले सारे पॉइंट के का स्लोप बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और राइट साइड वाला नेगेटिव होगा। ये हम साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, जो कि आगे हमें बेसिकली कुछ डेरिवेशंस या कुछ जो न्यूमेरिकल होगा उसमें हम इसको यूज करेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ हमें बेसिकली कुछ रिलेशनशिप याद रखना है, रिलेशन बिटवीन
slope, deflection, bending moment, radius of curvature and shear force. shear force. So यहां पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू ई आई d2i बाई dx2. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसी इक्वेशन को यूज करके हम बाकी सारे डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे. स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. m क्या है? बेंडिंग मोमेंट. E is Young's modulus of elasticity of beam. I is the moment of inertia of the beam section. कलेक्टिवली इन दोनों के प्रोडक्ट को EI को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. ये ऑलरेडी हम बेंडिंग ऑफ बीम में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. सो EI हमारा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है और d2i बाई dx2 ये बेसिकली क्या है? अगर आप देखोगे तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन है. सो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन है. सो m इज इक्वल टू ई आई d2i बाई dx2. ये बेसिकली बेंडिंग मोमेंट और स्लोप और डिफ्लेक्शन के बीच का रिलेशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. राइट नाउ यहां पे एक और रिलेशन याद रखना है कि अगर बीम पे लोड लगाते हैं तो ये बेसिकली इलास्टिक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. राइट सो इलास्टिक कर्व के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ओके सो यहां पे अगर बीम पे लोड लगाते हैं तो बीम इस टाइप से कर्व में कन्वर्ट हो जाता है. इसका जो बेंट अप होता है ना डियर स्टूडेंट, ये बेंट अप बीम बेसिकली एक इलास्टिक कर्व में कन्वर्ट हो जाता है. ऑब्वियसली ये परफेक्ट कर्व तभी फॉर्म होगा जब बीम यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का हो और बीम का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो. यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मींस यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड हो और साथ में उसका क्रॉस सेक्शन सेम हो तो इलास्टिक कर्व होता है. ये एग्जैक्ट कर्वेचर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ये आर्क है. तो ये जो आर्क है ये एक सर्कल का पार्ट है. इस सर्कल का जो रेडियस होगा डियर स्टूडेंट आर, इसको इस बीम का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. राइट सो आर हमेशा क्या होता है? इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, बीम के न्यूट्रल एक्सिस का बेसिकली जो बेंट न्यूट्रल एक्सिस है उसका रेडियस ऑफ उसका रेडियस है बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर क्या है यहां पे? आर इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हम ऑलरेडी बेंडिंग ऑफ बीम में देख चुके हैं. राइट सो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 बाय आर ये हमेशा d2i बाय dx2 होता है. मींस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन. राइट इसके अलावा अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है m इज इक्वल टू ई आई d2i बाई dx2, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा dm बाई dx. तो dm बाई dx इज इक्वल टू ई आई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d3y बाई dx3. और dm बाई dx मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये हमेशा शेयर फोर्स के बराबर होता है डियर स्टूडेंट. तो शेयर फोर्स F ये किसके बराबर होगा? ई आई d3y बाई dx3. तो ये भी एक रिलेशनशिप है जो आपको याद रखना होता है. सो ये कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस हैं जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में आपको याद रखना होता है. इसका ऑब्वियसली डेरिवेशन होता है बट डेरिवेशन की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है. हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को और इस रिलेशन को माइंड में रखेंगे और इस रिलेशन को तो हमेशा आपको माइंड में रखना है. m इज इक्वल टू ई आई d2i बाई dx2. ओके सो डियर स्टूडेंट, अब डिफ्लेक्शन, स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है जिसको हमने लिस्ट डाउन किया है. सबसे पहला है डबल इंटीग्रेशन मेथड, जो बेसिकली बीम विद सिंगल लोड के लिए ज्यादातर एप्लीकेबल होता है और सबसे फर्स्ट, और ये मैथमेटिकल अप्रोच है और सिंगल लोड के लिए एप्लीकेबल होता है. किसी भी टाइप के बीम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो. स्पेशली जो डिटरमिनेट बीम है लाइक कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंग बीम, इस टाइप के बीम के लिए बेसिकली आप डबल इंटीग्रेशन मेथड, और अगर वो सिंगल लोडेड है तो डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं. एक है मैकॉले मेथड. मैकॉले मेथड इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन मेथड, लेकिन इसमें बेसिकली हम एक से ज्यादा लोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एक बीम जो कि डिटरमिनेट बीम है और उस पर अगर एक से ज्यादा लोड लग रहा है तो हम मैकॉले मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं. सिंगल लोड के लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड, मोर देन वन लोड के लिए मैकॉले मेथड. और ये इसका जस्ट एक्सटेंशन है. जैसा डबल इंटीग्रेशन मेथड है ऑलमोस्ट 95% लगभग मैकॉले का वही मेथड है, बट मैकॉले ने उसमें कुछ सजेस्ट किया जो हम बेसिकली जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे तब आपको क्लैरिटी आएगी. नाउ मोमेंट एरिया मेथड.
मोमेंट एरिया मेथड क्या है डियर स्टूडेंट? मोमेंट एरिया मेथड एक ग्राफिकल बेसिकली मेथड है जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं और फिर उससे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं। ये वाला जो मेथड है ये भी सिंगल लोड के लिए एप्लीकेबल है और कैंटिलीवर वगैरह में काफी एप्लीकेबल होता है और बहुत आसानी से डबल इंटीग्रेशन मेथड से अगर आप फाइंड करोगे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा करने होते हैं, लेकिन मोमेंट एरिया मेथड से बहुत फास्ट आप निकाल सकते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सिंगल लोड के लिए एप्लीकेबल है। अगर बीम पे सिंगल लोड है तो मोमेंट एरिया मेथड इफेक्टिव होता है, लेकिन कई बार डबल इंटीग्रेशन मेथड से काफी फास्ट और इफेक्टिवली आप मोमेंट एरिया मेथड से निकाल सकते हो। ये कैंटिलीवर बीम वगैरह के लिए काफी एप्लीकेबल है। एक होता है कंजुगेट बीम मेथड। ये कंजुगेट बीम मेथड में बेसिकली हम डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं उन बीम का जिनका फ्लेक्चरल रिजिडिटी वेरी कर रहा है। अगर मान लो जो उनकी स्ट्रेंथ है, मतलब E इंटू आई, अगर E इंटू आई अलग अलग बीम पॉइंट पे अलग अलग है, जैसे लाइक दिस, अगर इस टाइप का मान लो बीम है, इस टाइप का बीम है, तो ऑब्वियसली फिर इस केस में हमें क्या करना होगा, यहां का EI अलग है, यहां का EI अलग है और यहां का EI हमारा स्ट्रेंथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अलग है। तो यहां पे EI अलग है, यहां पे EI अलग है, तो इस केस में कंजुगेट बीम मेथड ज्यादा एप्लीकेबल होता है। सो कंजुगेट बीम मेथड मींस जो बीम की जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है वो अगर वेरी कर रही है या स्ट्रेंथ वेरी कर रही है तो उस केस में यूज करते हैं। और मोमेंट एरिया मेथड ग्राफिकल मेथड है और ये बेसिकली कैंटिलीवर वगैरह में बहुत इफेक्टिव होता है। डबल इंटीग्रेशन से काफी कम टाइम में मोमेंट एरिया मेथड से आप उसका डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये और ये दोनों एप्लीकेबल फॉर सिंगल लोड ओनली, एप्लीकेबल फॉर सिंगल लोड ओनली, सिंगल लोड ओनली, मतलब बीम जो कि सिंगल लोड से सब्जेक्टेड है। बट मैकॉले मेथड डियर स्टूडेंट आपका क्या है, ये मोर देन वन लोड से सब्जेक्टेड है। एप्लीकेबल फॉर मोर देन वन लोड्स, मोर देन वन लोड। सो मोर देन वन लोड से सब्जेक्टेड अगर बीम है तो हम मैकॉले मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड भी देखेंगे, मोमेंट एरिया मेथड भी देखेंगे और कंजुगेट बीम मेथड भी देखेंगे। सो आपको ये चार बेसिकली डिटर्मिनेट बीम के लिए, डिटर्मिनेट बीम मींस जिस बीम को हम कंप्लीटली एनालाइज कर सकते हैं, स्टैटिक इक्वेशन लाइक सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा h इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0, ये तीन इक्वेशन अगर किसी बीम को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट है तो ऐसे बीम को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट बीम। और कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और सिंपली सपोर्टेड विद ओवरहैंग, ये सारे हमारे क्या है, डिटर्मिनेट बीम है। और इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है डियर स्टूडेंट, फिक्स्ड बीम, जिसको हम इनकैस्टर्ड बीम या बिल्ट इन बीम भी बोलते हैं। और प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ये कॉन्टिन्यूअस बीम, ये सारे बेसिकली क्या है हमारे इनडिटर्मिनेट बीम है। उसमें डिफ्लेक्शन फाइंड करने का थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट होता है, राइट। सो आई होप कि ये जो मेथड्स है ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ कुछ स्टैंडर्ड केस में हम डिफ्लेक्शन, स्लोप और डिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। और ये सारा बेसिकली आपके लिए फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम मींस SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम का केस लिया है। और सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहले सेंट्रल पॉइंट लोड लगाया है, उस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड किया है। सिंपली सपोर्टेड बीम में इसेंट्रिक लोड लगाया है, उस केस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड किया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। सिंपली सपोर्टेड बीम में UDL एक्ट करवाया है और उस केस में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड किया है। और लास्ट सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से सब्जेक्टेड है, उस केस में स्लोप और डिफ्लेक्शन का केस अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, केस नंबर फर्स्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड, राइट। सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। तो ये वाला केस है हमारा, ये L लेंथ का बीम है,
एल लेंथ का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो दोनों एंड पे सपोर्टेड है, सेंटर में एग्जैक्टली W लोड लग रहा है, ये L/2 और L/2 पे है, जो सेंट्रल पॉइंट क्या है C। ऑब्वियसली इसका जो डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट वो एग्जैक्टली सेंटर पे मैक्सिमम होगा जो कि y मैक्स होगा, मींस YC मींस C पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन होगा वही मैक्स होगा, y मैक्स होगा, और स्लोप जो A पॉइंट पे होगा वही B पे होगा ड्यू टू सिमिलैरिटी, दिस लाइक सिमिलैरिटी। तो ये जो हमारा सिमेट्रिसिटी है ड्यू टू दिस सिमेट्रिक डायग्राम, ये हमारा जो I एट A और I एट B वो इक्वल होगा। ऑब्वियसली I एट B को हम अपने साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव बोलेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, बट मैग्नीट्यूड सेम होगा, और Y एट C वही Y मैक्स होगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पे I स्लोप, I ये हमारा क्या है, स्लोप है। I को हम ऑलरेडी पहले क्या डिनोट कर रहे हैं, स्लोप से। तो I एट A और I एट B सेम होगा, और ये होगा WL²/16EI, ये हमारा रेडियन में आएगा। I एट A और I एट B क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, और WL²/16EI ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से साफ क्लियर है कि जो स्लोप है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और EI फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और लोड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला कई बार आपके एग्जाम में ऐसा पूछ देता कि अगर लेंथ को डबल कर दिया जाए, राइट, लेंथ को डबल कर दिया जाए और ब्रेड्थ एंड थिकनेस में कुछ चेंजेस किया जाए तो स्लोप कितना टाइम्स हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम L को, और I क्या होता है बेसिकली, अगर रेक्टेंगुलर बीम है तो BDQ/12, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारा स्लोप कैसे चेंज होगा। और सिमिलरली डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट Y एट C मैक्सिमम पॉइंट पे जो मिड पॉइंट पे जो YC होगा वही Y मैक्स होगा, और ये होगा WLQ/48EI। यहां से साफ क्लियर है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो लेंथ के बेसिकली क्यूबिक वे में डिपेंडेंट है। W मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LQ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। तो यहां से साफ क्लियर है डियर स्टूडेंट कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, WLQ/48EI, राइट। सो ये केस नंबर फर्स्ट में आपको मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। नाउ सेकंड केस जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, ये इसेंट्रिक लोडिंग का केस है। ये एक बीम है L लेंथ का सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहां से लेफ्ट साइड A पॉइंट से स्मॉल a डिस्टेंस पे एक सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है W, जो कि ऑब्वियसली इसेंट्रिक है, मतलब यहां से A डिस्टेंस है और इस B एंड से ये B डिस्टेंस पे है, और ऑब्वियसली A इज स्मॉलर देन यहां पे B दिख रहा है, मतलब इट्स नॉट इक्वल टू B। A और B इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये इसेंट्रिक लोड कहलाएगा। अगर A और B इक्वल होता तो सेंट्रिक लोड कहलाता, जो कि ऊपर वाला केस है, बट A कम है और यहां पे B ज्यादा है। तो इस केस में जो हमारा डिफ्लेक्शन पैटर्न है ये बेसिकली बेंट अप बीम होगा, वो इस टाइप से होगा। क्लियर है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा ये बेसिकली BC पोर्शन में होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि स्मॉल b ये वाला पोर्शन बड़ा है इस स्मॉल a से, तो जो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर होगा वो बड़े वाले पोर्शन में होगा। तो बिकॉज b इज ग्रेटर देन a, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल अकर इन CB। ये CB पोर्शन में मैंने ये वाला पॉइंट पे डिफ्लेक्शन दिखाया कि यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। और ऑब्वियसली मैक्सिमम स्लोप तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो CB पोर्शन में होगा, लेकिन स्लोप की जहां तक बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमारा ये वाला A पे जो बेसिकली स्लोप होगा वो ज्यादा होगा। ये जो हमारा IA होगा IA, और ये होगा हमारा IB, तो IA विल बी ग्रेटर देन IB, ये भी आपको याद रखना है अगर इस केस में होगा तो, राइट। और अगर A बड़ा हो जाए B छोटा हो जाए तो ऑब्वियसली केस उल्टा हो जाएगा। तो फॉर्मूला वही रहेगा, एग्जैक्टली फॉर्मूला हम वही फॉलो करेंगे, बट अकरेंस ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड द स्लोप रिलेशन लाइक IA इज ग्रेटर देन IB, जो कि इस केस में हो रहा है, वो थोड़ा बदल जाएगा। तो इस केस में अंडरस्टैंड करते हैं, ये सेंट्रिक लोड है, यहां से A डिस्टेंस पे, फिर राइट एंड से B डिस्टेंस पे। सबसे पहले जो डियर स्टूडेंट स्लोप जो होगा I एट A, स्लोप जो होगा I एट A ये होगा WB/6EIL ब्रैकेट L² - B²। I एट A स्लोप कितना होगा A पे, WB/6EIL इंटू L² - B²। स्लोप ज्यादातर यूज नहीं होता है
स्लोप ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता, बट फिर भी मैंने स्लोप दोनों पॉइंट का लिखा है। डिफ्लेक्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्लेक्शन तो आपको यूज करना ही होगा, बट स्टिल कई बार स्लोप भी पूछ सकता है। तो आई एट ए क्या होगा, डब्ल्यू बी बाई 6EIL एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आई एट बी स्लोप एट बी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डब्ल्यू ए बाई 6EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको याद कैसे रखा जा सकता है, अगर हम ए पे यहां का अगर स्लोप निकालते हैं तो डब्ल्यू इंटू इस यहां पे निकाल रहे हैं तो ये जो इसेंट्रिक के ऑपोजिट वाला आर्म है ये बी लिया जाएगा, यहां पे निकाल रहे हैं तो बी आएगा, यहां भी बी आएगा और एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और यहां पे अगर मुझे स्लोप निकालना है तो डब्ल्यू के साथ फिर ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ऑपोजिट वाला ए आएगा, और इसमें भी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर होना याद रखना है। आई एट ए इज डब्ल्यू बी बाई 6EIL एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आई बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन 6EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये स्लोप हो जाएगा डियर स्टूडेंट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली बीसी पोर्शन में समवेयर लाई करेगा, और कहां पे लाई करेगा तो ये साफ क्लियर है, ये कहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लाई करेगा, तो राइट एंड बी से रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 लेंथ पे अकर होगा। मींस यहां से रूट अंडर टोटल स्पैन एल माइनस ये जो इसेंट्रिक डिस्टेंस है ए, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 पे बी एंड से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अकर होगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा कितना, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो जो सी जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो डब्ल्यू ए बी बाई 6EIL ब्रैकेट एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो सी पॉइंट पे कितना होगा, डब्ल्यू ए बी बाई 6EIL रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि कहां पे होगा, बी एंड से रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, डब्ल्यू ए अपॉन 9√3EIL, डब्ल्यू ए अपॉन 9√3EIL एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा डियर स्टूडेंट। तो ये y एट सी मींस लोडिंग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो ऑब्वियसली लोडिंग पॉइंट से हटके होगा क्योंकि ये इसेंट्रिक लोड है। और कहां पे होगा वो आपको ये याद रखना है, एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3 का रूट राइट एंड से डियर स्टूडेंट। और यहां पे साफ क्लियर है कि इस कंडीशन में आई एट ए विल बी ग्रेटर देन आई एट बी, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा लार्जर पोर्शन बीसी में होगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो आई होप ये इसेंट्रिक वाले केस में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ थर्ड केस डियर स्टूडेंट है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। ये वाला केस है हमारा, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्मॉल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ का यूडीएल पूरे स्पैन पे एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इसका डिफ्लेक्शन इस टाइप से होगा, सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, और लेफ्ट और राइट पे इक्वल स्लोप होगा। मींस आई एट ए इज इक्वल टू आई एट बी, और सेंटर में जो L/2 पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। स्मॉल w पर यूनिट लेंथ का यूडीएल वैल्यू है और L इसका स्पैन है। तो डियर स्टूडेंट यहां पे आई एट ए और आई एट बी दोनों इक्वल होगा, और वो होगा स्मॉल WL³ बाई 24EI। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है यूडीएल का केस। सो स्मॉल WL³ बाई 24EI। आपको पता है कि स्मॉल w यूडीएल को उसके स्पैन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल W। तो यहां पे WL³ को मैं अगर कैपिटल W के फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैपिटल W L स्क्वायर बाई 24EI हो जाएगा। लेकिन अगर यूडीएल के टर्म में लिखेंगे तो WL³ बाई 24EI। ये स्लोप होगा ए और बी दोनों पे इक्वल अमाउंट पे। नाउ डिफ्लेक्शन कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये काफी बार यूज होता है और पूछा भी गया है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे होगा, मींस L/2 पे। ये होगा 5WL4 बाई 384EI। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, 5WL4 बाई 384EI। और इसको भी अगेन कैपिटल W के फॉर्म में पॉइंट लोड के टर्म में लिखेंगे तो W इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल कैपिटल W लिखेंगे तो ये L³ बच जाएगा। सो 5WL³ बाई 384EI, ये कैपिटल W में इस पॉइंट लोड के टर्म में होगा।
यूडीएल के केस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। यहां से साफ क्लियर है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो लेंथ होल टू द पावर 4 पे डिपेंडेंट है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। सो आपको ये वाली जो डियर स्टूडेंट, आप हर एक डिफ्लेक्शन और हर एक स्लोप में नीचे EI तो आ ही रहा है और सिर्फ ऊपर और नीचे का ये जो कॉफिशिएंट वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू, ये थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, जो हर एक केस में आपको याद रखना है, राइट। ओके, नाउ हमारा जो लास्ट केस है डियर स्टूडेंट, जो कि ये इंपॉर्टेंट है अगेन, कि सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम विद ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ग्रेजुअली वेरिंग लोड ये दिखाया हुआ है, ये एक L स्पैन का एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें 0 से लेके W पर यूनिट लेंथ का GVL लगाया हुआ है, ग्रेजुअली वेरिंग लोड लगा हुआ है। 0 से स्टार्ट हो रहा है इस एंड से B से, और A एंड पे बेसिकली W पर यूनिट लेंथ पे गया है। ये ग्रेजुअली वेरिंग लोड है। इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि यहां पे A और B पे अलग अलग स्लोप होगा। क्यों? ये क्योंकि ये यूडीएल नहीं है, ये बेसिकली ग्रेजुअली वेरिंग लोड है। तो I एट A और I एट B अलग अलग होगा, और जिस हिसाब से ये 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम इस वैल्यू पे गया है, तो ऑब्वियस है कि जहां पे ज्यादा वैल्यू है लोड का, वहां पे स्लोप, यहां पे स्लोप कम होगा और यहां पे स्लोप ज्यादा होगा। मतलब हमारा I एट B बेसिकली हमारा, सॉरी, I एट B स्मॉल होगा और I एट A बड़ा होगा। जहां पे ज्यादा लोड है हमारा, जहां पे ज्यादा लोड है वहां पे स्लोप बेसिकली ज्यादा होगा। तो यहां पे चूंकि वैल्यू ज्यादा है लोड की, तो यहां पे स्लोप ज्यादा होगा। तो I एट A विल बी ग्रेटर देन I एट B, और वी कैन से I एट B इज लेसर देन इक्वल टू I एट A। कितनी होती है वैल्यू डियर स्टूडेंट? तो I एट A मींस स्लोप, A पे स्लोप, इस केस में जहां पे बेसिकली A पे ये W पर यूनिट लेंथ वैल्यू टर्मिनेट हो रही है GVL की, तो I एट A होगा स्मॉल WLQI 45 EI, स्मॉल WLQI 45 EI, और I एट B कितना होगा? I एट B होगा 7WL³ by 360 EI, 7WL³ 360 EI। ऑब्वियस है कि I एट B इज लेसर देन I एट A, मतलब यहां का जो स्लोप होगा वो इस एंड के स्लोप से कम होगा। अगर ये ऐसा केस हो, जीरो एंड पे हमेशा कम स्लोप होगा और W पर यूनिट लेंथ पे ज्यादा होगा। और कितना होगा ये आपको क्लियर है। नाउ यहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डियर स्टूडेंट अगेन सेंटर पे नहीं होगा, बल्कि राइट एंड B से अगर देखोगे तो सेंटर से जस्ट थोड़ा सा आगे होगा। और कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, ये यहां पे मेंशन किया हुआ है 0.519 L। डियर स्टूडेंट यहां से मिड पॉइंट होता है 0.5, लेकिन यहां से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी डिस्टेंस पे होगा? 0.519 L, मतलब माइनर डिफरेंस है, 0.5 से थोड़ा सा आगे 0.519 L है। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ होगा, B एंड से 0.519 L पे होगा। और कितना होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? तो इस केस में जो कि 0 से मैक्सिमम W पर यूनिट लेंथ वेरी कर रहा है, इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0.00652 WL4 बाई EI। स्मॉल W है, ये याद रखना है, यहां पे 0.00652 स्मॉल WL4 बाई EI। और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। और कहां पे होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन? तो B एंड मींस जहां पे जीरो लोड है वहां से 0.519 L डिस्टेंस पे होगा। और जहां पे अगर मैं सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालूं इस पूरे बीम के L/2 पे, तो Y एट सेंटर जो होगा वो Y मैक्स से थोड़ा सा कम वैल्यू होगा। क्या होगा? 0.00651, ये 0.00652 है मैक्सिमम, और सेंटर पे 0.00651 WL4 बाई EI होगा, जो स्लाइटली लेस है। ये चीज आपको याद रखना होगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी सेंटर पॉइंट से स्लाइटली मोर लेफ्ट साइड में होगा, 0.519 L पे होगा। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये सेंटर का डिफ्लेक्शन, ये A एंड का स्लोप, ये B एंड का स्लोप, ये आपको याद रखना है। ग्रेजुअली वेरिंग लोड जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक्ट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये पूरा फॉर्मूला बेसिकली आपको एकदम से दिमाग में बिठा के याद रखना है, क्योंकि इस पे बेस छोटे छोटे या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है या इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे कई बार बोल देगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद सब्जेक्टेड टू यूडीएल है, अगर
हमने लेंथ को बेसिकली डबल कर दिया और अब थिकनेस को बेसिकली हाफ कर दिया, तो हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना टाइम्स हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है 5WLQ/384 EI। तो यहाँ पे लेंथ अगर डबल करोगे तो यहाँ पे ये 8 टाइम्स इंक्रीज होगा यहाँ पे L3 की वजह से। यहाँ पे अगर हम देखेंगे L4 की वजह से ये बेसिकली 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा। और साथ में I क्या होता है BDQ/12, तो यहाँ पे डेप्थ, बेसिकली डेप्थ में अगर वेरिएशन करोगे तो अकॉर्डिंगली I चेंज होगा और अल्टीमेटली आप यहां से Y मैक्स निकाल सकते हो। तो लगभग मोटा मोटा यही बेसिकली आपको डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए पूछता है, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ जो स्लोप और डिफ्लेक्शन सम स्टैंडर्ड केस जो लोडेड बीम है उसमें कैंटिलीवर का हम देखते हैं। कैंटिलीवर बीम में कुछ स्टैंडर्ड लोडिंग दी हुई है और फिर हम उसमें स्लोप और डिफ्लेक्शन देखते हैं। तो कैंटिलीवर बीम में सबसे पहला केस है डियर स्टूडेंट कि कैंटिलीवर बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट फ्री एंड। फ्री एंड पे W लोड लग रहा है, जो कि ये फर्स्ट केस दिखा रहा है। L लेंथ, इसकी L लेंथ है और फ्री एंड पे W लोड लग रहा है। ऑब्वियसली जो इसका डिफ्लेक्शन होगा डियर स्टूडेंट, इसका जो बेंट अप बीम होगा वो इस शेप का होगा और यहाँ पे फ्री एंड पे ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप होता है। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों फ्री एंड पे ही होता है, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने देखा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा जब सेंट्रल पॉइंट लोड लगता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर में होता है, और मैक्सिमम स्लोप एंड्स पे होता है, और साथ में जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पे स्लोप I 0 होता है डियर स्टूडेंट। जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम में वहां पे स्लोप 0 है, और जहां पे स्लोप मैक्सिमम है यहां पे I मैक्सिमम है तो उस केस में वहां पे डिफ्लेक्शन 0 है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम का बेसिकली एक पैटर्न है, लेकिन कैंटिलीवर बीम में ऐसा नहीं है। कैंटिलीवर बीम में अगर आप डायग्राम से देख रहे हो कि फ्री एंड पे ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप होगा। सो YB इज इक्वल टू Y मैक्स, और यहीं पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बीम के ओरिजिनल पोजीशन पे ये जो एंगल बना रहा है IB, यही I मैक्स होगा डियर स्टूडेंट। तो IB इज इक्वल टू IB। सबसे पहले यहां पे एक और चीज देखना है कि जो फिक्स्ड एंड है ना, यहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 है, तो यहां पे YA 0 होगा और IA भी 0 होगा। सो IA तो 0 होगा, स्लोप क्या होगा A पे 0, फिक्स्ड एंड पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होगा। बट जो I at B है यही मैक्स होगा डियर स्टूडेंट। I at B इज इक्वल टू I at मैक्स मीन स्लोप एट B इज इक्वल टू मैक्सिमम स्लोप, और ये होता है WL²/2EI। WL²/2EI होता है डियर स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। ये मैक्सिमम स्लोप है, और जो डिफ्लेक्शन है फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये YB इज इक्वल टू Y मैक्स, और ये होगा WLQ/3EI। WLQ/3EI is maximum deflection and WL²/2EI is maximum slope, जो कि दोनों फ्री एंड पे ही होगा, और फिक्स्ड एंड मींस A पे YB 0 होगा और स्लोप IA भी 0 होगा। ये आपको याद रखना है, राइट। नाउ सेकंड केस डियर स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस पे चेंज आया कि कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड तो लग रहा है, लेकिन अब फ्री एंड पे नहीं बल्कि फ्री एंड से थोड़ा सा अंदर, मतलब फिक्स्ड एंड से L1 डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा है W, जो बेसिकली कैंटिलीवर पे लग रहा है, और L इसका स्पैन है। तो उस केस में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात है डियर स्टूडेंट कि अगर इसका जो डिफ्लेक्शन पैटर्न होगा वो A से C तक तो कर्व होगा, A से C तक तो कर्व होगा डियर स्टूडेंट, बट C के बाद सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। बिकॉज आप खुद सोच सकते हो कि ये मान लो एक रॉड है और आप यहां पे लोड लगाओगे तो ये फिक्स्ड होने की वजह से यहां से C तक का पोर्शन तो कर्व होगा, और ये C से B वाला पोर्शन सीधा स्ट्रेट लाइन रहेगा। वही हमने मेंशन किया यहां पे, ये वाला C से B तक ये वाला जो बेंडिंग पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये बेंड नहीं करेगा। लेकिन A से C तक का पोर्शन बेसिकली आपका जो बेंट अप बीम है वो कर्व हो जाएगा, जो कि यहां पे मेंशन है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट
चीज है। इसके अलावा यहां पे चूंकि सी पॉइंट पे W लग रहा है, L1 लेंथ है। और अगर आप गौर से देखोगे, चूंकि डियर स्टूडेंट ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहां का जो स्लोप होगा ना वही यहां का भी स्लोप होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है I at B इज इक्वल टू आई एट सी, आई एट बी इज इक्वल टू आई एट सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां पे भी स्लोप ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही लाइन होगी, और यहां पे भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वही लाइन होगी। इसीलिए दोनों का स्लोप बी और सी पे स्लोप इक्वल होगा, राइट। नाउ अब हमें यह देखना है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑब्वियसली बी पे होगा और मैक्सिमम स्लोप भी बी पे होगा। हालांकि मैक्सिमम स्लोप जो बी पे होगा वही सी पे भी होगा। तो यहां पे मैक्सिमम स्लोप एट सी इज इक्वल टू स्लोप एट बी होगा डियर स्टूडेंट। और स्लोप एट सी अगर यहां का निकालना है अपने को स्लोप, तो आगे का पोर्शन अगर मैं भूल जाऊं तो L1 लेंथ का कैंटिलीवर है और फ्री एंड अभी माना जाएगा इसका, आगे का पोर्शन मैं भूल जाता हूं। तो L1 लेंथ का कैंटिलीवर पे फ्री एंड पे W लग रहा है, तो ऑब्वियसली स्लोप का जो ऊपर वाला फॉर्मूला था WL²/2EI, यहां पे L1 अगर लेंथ है तो ये हो जाएगा WL1²/2EI। तो ये होगा यहां का स्लोप, और चूंकि यहां का स्लोप और यहां का स्लोप इक्वल है, तो I at C इज इक्वल टू I at B, ये हो जाएगा WL1²/2EI। ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि आगे वाला पोर्शन को भूल जाओ तो यहां का स्लोप आ जाएगा L1 लेंथ के लिए WL1²/2EI। नाउ यहां का स्लोप, यहां का डिफ्लेक्शन क्या होगा डिस्टेंस, तो फिर से आगे का पोर्शन मैं भूल जाता हूं। तो ये कैंटिलीवर हो गया, उसके फ्री एंड पे सी पे W लोड लग रहा है, तो ये हो जाएगा WL1³/3EI। सो WL1³/3EI ये हो जाएगा Y at C, मींस C का डिफ्लेक्शन हो जाएगा। नाउ थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको अप्लाई करनी पड़ेगी डिस्टेंस कि Y at B क्या होगा। तो Y at B डायग्राम से साफ क्लियर है कि ये वाली लाइन होगी। नाउ इस पॉइंट से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। नाउ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो हमारा ये जो Y at C है ये हो जाएगा यहां से यहां तक Y at C। ये सब में करना पड़ेगा डिस्टेंस जहां जहां पे ऐसी रिक्वायरमेंट होगी। ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो Y at C हो जाएगा। और अगर मैं ये निकाल लूं, ये वाला अगर मैं निकाल लूं, तो Y at C में अगर ये जोड़ ऐड कर दूंगा तो ये टोटल मेरा Y at B आ जाएगा। तो Y at C तो ऑलरेडी हमारा पता है WL1³/3EI। अगर मैं ये निकाल लूं, ये कैसे निकालूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो एंगल है यही एंगल ये एंगल होगा, राइट। एक तरह से ऐसे हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन ये कट हो रही है और एक लाइन ये कट हो रही है। तो ऑब्वियस है कि हमारा ये जो एंगल होगा वही बेसिकली ये एंगल होगा। तो ये जो एंगल है ये भी स्लोप हो जाएगा, यहां का जो स्लोप है वही ये एंगल हो जाएगा। तो इस छोटे से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर मैं डियर स्टूडेंट अगर tan I यूज कर लूं, tan IC, जो कि ऑलरेडी IC होता है, आपको पता है कि IC, अगर मैं IC यूज कर लूं इस छोटे वाले ट्रायंगल में, तो ये हो जाएगा ये वाला जो अननोन पोर्शन है दैट डिवाइडेड बाय ये, जो कि क्या होगा, ये लेंथ क्या होगा टोटल L माइनस L1, तो L माइनस L1। तो यहां से जो हमारा अननोन है वो हो जाएगा L माइनस L1 इंटू आई एट सी। ये चीज आपको बस ध्यान रखना है, ये वाली लेंथ ये आ गई, और इसमें अगर मैं y एट सी ऐड कर दूंगा तो टोटल y एट बी आएगा, जो कि यहां पे लिखा हुआ है y एट बी इज इक्वल टू y एट सी विच इज दिस y एट सी प्लस आई सी। आई सी इज नथिंग बट स्लोप एट सी, जो कि tan c के बराबर है। तो आई सी इंटू एल माइनस एल वन, जो कि अभी मैंने किया ये वाला। नाउ y एट सी की वैल्यू पुट कर दी WL1³/3EI, और I एट सी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो WL1²/2EI L माइनस L1। ये हो जाएगा y एट बी, जो कि एक आपका ज्योमेट्री की हेल्प से आपको y एट बी निकालना होगा अगर लोड अंदर की तरफ शिफ्ट है। नाउ इसमें एक स्पेशल केस हो सकता है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। ये अगर ये लोड एग्जैक्टली सेंटर पे लग रहा हो, अभी तो मैंने यहां से L1 डिस्टेंस पे लिया है, बट अगर ये L1 मान लो L/2 हो जाए, मींस C अगर सेंटर पे हो जाए, तो ये वाला केस है। इफ L1 इज इक्वल टू L/2, मतलब सेंटर पे अगर ये W लोड लग रहा है कैंटिलीवर के, तो ऑब्वियस है कि y एट p क्या होगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में L1 को मैं L/2 पुट करके सॉल्व कर दूंगा, L1 को L/2 पुट करके सॉल्व कर दूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये आएगा
5WL1 क्यूब बाई 48 EI, ये आप कर सकते हो, राइट। इसमें हमने कुछ नहीं किया, L1 इज इक्वल टू L/2 पुट कर दिया इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमारा y एट भी आ जाएगा 5WL क्यूब बाई 48 EI। और ये एक और स्पेशल केस आ गया कि अगर कैंटिलीवर बीम है L लेंथ का, उसके सेंटर में मींस L/2 पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है, तो फ्री एंड पे कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, विच विल बी 5WL क्यूब बाई 48 EI। सो आई होप ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोड को अंदर शिफ्ट किया तो फ्री एंड का जो डिफ्लेक्शन है उसको निकालने के लिए थोड़ी ज्योमेट्री आपको यूज करनी पड़ी, और आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। नाउ थर्ड केस डियर स्टूडेंट, कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल हमने लिया, जो पूरी लेंथ पे पूरे स्पैन पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि डिफ्लेक्शन पैटर्न ये होगा, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे होगा। स्लोप I एट बी क्या होगा, स्मॉल WL क्यू बाई 6 EI रेडियन, और जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा YB, ये Y मैक्स होगा, YB इज इक्वल टू Y मैक्स, और ये होगा स्मॉल WL4 बाई 8 EI, स्मॉल WL4 बाई 8 EI, ये हो जाएगा UDL से सब्जेक्टेड कैंटिलीवर में फ्री एंड का स्लोप और डिफ्लेक्शन। नाउ फोर्थ केस डियर स्टूडेंट, हम यहां पे आ रहे हैं, फिर से अब हमने UDL को पूरे लेंथ पे ना लेके यहां से L1 लेंथ तक एज्यूम किया, राइट। और इस केस में अब हमें फ्री एंड पे मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, तो फिर से हमने जो ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां पे फिर से वही वाला केस आ गया जो ये हमने किया है, केस नंबर 2, I एट B और I एट C दोनों इक्वल होगा, ये हो जाएगा WL1 क्यूब बाई 6 EI। हम सिर्फ L1 लेंथ का अगर माने तो यहाँ का जो डिफ्लेक्शन होगा वही यहाँ का, सॉरी यहाँ का जो स्लोप होगा वो यहाँ का स्लोप हो जाएगा, ये आ जाएगा। Y एट C ये सेम, अगर हम इतनी लेंथ का कैंटिलीवर माने, आगे का भूल जाए तो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है WL1 4 बाई 8 EI। नाउ Y एट B फिर से वही ज्योमेट्री, एक छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, इस ट्राइंगल में I एट C निकालोगे दिस अपॉन दिस, और उससे आप बेसिकली IC इंटू L माइनस L1 सारी वैल्यू IC की वैल्यू पुट कर दी, तो फाइनली ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। इसमें भी एक केस आ सकता है कि UDL अगर एग्जैक्टली सेंटर तक लग रहा है, मतलब L1 इज इक्वल टू L/2, तो फिर से इस पूरे वाले एक्सप्रेशन में L इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू L/2 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होगा वो 7WL4 बाई 384 EI होगा अगर कैंटिलीवर मिड तक लग रहा है। नाउ केस नंबर 5 डियर स्टूडेंट, अगर कैंटिलीवर UVL से सब्जेक्टेड है, 0 से W पर यूनिट लेंथ तक का UVL का केस है, ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन पैटर्न ये होगा, मैक्सिमम स्लोप I एट B होगा WL क्यूब बाई 24 EI, राइट, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा WL4 बाई 30 EI। क्वाइट ऑब्वियस है, ये आपको याद रखना होगा। नाउ द लास्ट केस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कैंटिलीवर फ्री एंड से एक सर्टेन डिस्टेंस L1 लेंथ तक एक्ट कर रहा है, तो उस केस में कैसे हम डिफ्लेक्शन निकालेंगे और स्लोप निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट इस केस में इस बीम को हम इक्विवेलेंट टू दिस बीम मान सकते हैं। हमने क्या किया, L1 लेंथ को एक्सटेंड करके पूरी लेंथ तक मान लिया UDL, और फिर उसको इतना जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसको काउंटर करने के लिए सुपरिम्पोज लोड यहां से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर तक लगा दिया, W पर यूनिट लेंथ कितने, इतने पोर्शन में जो हमने एक्सटेंड किया। तो अब ये वाला केस इक्विवेलेंट टू दिस केस आ गया, मतलब एक कैंटिलीवर पूरे लेंथ पे UDL लग रहा है और एक कैंटिलीवर बीम में फिक्स्ड एंड से सर्टेन डिस्टेंस तक UDL लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ का जो डिफ्लेक्शन यहाँ का स्लोप निकालना है, वो हो जाएगा इस UDL की वजह से स्लोप माइनस इसकी वजह से स्लोप। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर लग रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इस ऊपर वाले UDL की वजह से WL क्यू बाई 6 EI, और इसकी वजह से डियर स्टूडेंट ऑलरेडी हम ये वाला केस स्टडी कर चुके हैं, ये वाला, तो इसमें सिर्फ माइनस कर दिया जो कि ये आ जाएगा, राइट। तो आई होप स्लोप और डिफ्लेक्शन का ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। तो यहां से साफ क्लियर है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, कैंटिलीवर में एक खासियत होती है कि कैंटिलीवर में अगर लोड लग रहा है तो हर एक इंडिविजुअल लोड की वजह से स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लो और उसको सुपरिम्पोज कर दो, लाइक उसको बेसिकली ऐड कर दो। तो ये एक खासियत होती है जो कि कैंटिलीवर को थोड़ा आसान बनाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली मैकॉले मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल, थैंक यू।